बीमारियों और उनसे बचने के उपायों पर। जम्मू कश्मीर की सर्दी सिर्फ बर्फबारी और खूबसूरती के लिए मशहूर ही नहीं बल्कि सेहत के लिए चुनौती भी बन सकती है। जी हाँ, ठंड के मौसम में कई बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और यहां तक कि हाइपोथर्मिया जैसी बीमारी भी आम हो जाती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट का पैनल जुड़ चुका है, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए सबसे पहले जानते हैं ठंड के मौसम में आमतौर पर कौन सी बीमारियां होती हैं। ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम और गले की खराश आम है। ठंडा मौसम वायरस की वजह से ये इसका बढ़ जाता है फैलाव, और इसके बाद निमोनिया और ब्रोंकाइटिस, ये खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा होती है। ब्रोंकाइटिस आपको बता दें एक कॉमन लंग इन्फेक्शन है। इसके होने पर फेफड़ों में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से मरीज में खांसी होने लगती है और सांस लेने में मरीज को परेशानी होती है। साथ ही छाती में दर्द की शिकायत भी रहती है। इसके अलावा स्किन की बीमारी सर्दी में हो सकती है। स्किन में दरअसल रूखापन और फटना आम है और इसी वजह से कई लोगों को खारिश की परेशानी भी हो जाती है। इसके अलावा हाइपोथर्मिया भी इस खतरनाक बीमारी की जद में आ सकते हैं ठंड के मौसम में, क्योंकि ठंड के मौसम में बदन का टेम्परेचर खतरनाक हद तक गिर सकता है जिससे इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही आर्थराइटिस और जोड़ों का दर्द भी आम है। ठंड की वजह से दरअसल खून का दौरान जो है सुस्त पड़ जाता है जिससे जोड़ों में जकड़न और दर्द बढ़ जाता है। तो इस पर बात करने के लिए आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है और सर्दियों में होने वाली बीमारियों से किस तरीके से बचा जा सकता है और खतरनाक बीमारियों से हम किस तरीके से बच सकते हैं, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हजरात डॉक्टर GS खिलनानी, पल्मोनोलॉजिस्ट, STPSRI हॉस्पिटल, और डॉक्टर अबरार वानी भी मौजूद हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल। तो सबसे पहले हम डॉक्टर GS खिलनानी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से GC खिलनानी जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से सर्दी में होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है और घर में रहकर किस तरीके से उपाय किए जा सकते हैं। एक तो मेरे को यहाँ बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये सर्दी का मौसम बहुत अच्छा होता है, मिठाइयाँ खाने में बड़ा मजा आता है। और आज श्रीनगर की बात करें तो होटलों में जगह नहीं है, सब लोग बर्फ वो देखने के लिए जाते हैं, एंजॉय करते हैं, उस पर डांस भी करते हैं, स्केटिंग भी करते हैं। लेकिन ये जरूरी है समझना कि ये जो सख्त सर्दी है ये हमें हमारी सेहत पे खराब असर भी कर सकती है। दो तरह से असर होते हैं। एक तो ये होता है कि डायरेक्ट जो असर होता है हमारे बॉडी पे, अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर डायरेक्ट असर जिसको कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट और हाइपोथर्मिया, जिसका आपने भी जिक्र किया। तो जो चिल ब्लेंस होते हैं, जो फ्रॉस्ट बाइट होती है, वो ठंड में जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की जो नसें होती है वो सिकुड़ जाती है ठंड की वजह से, और उसमें जो खून का जो प्रवाह है, जो खून का जो वो कम होने से एक तरह से स्कीमिया हो जाता है, खास करके टांगों में और पैरों में, और उसमें परमानेंट नुकसान भी हो सकता है। जहां तक हाइपोथर्मिया की बात करें तो हाइपोथर्मिया से डेथ भी हो सकती है अगर सख्त सर्दी पड़ती रहे और उसके बाद अगर हमारा जो सिस्टम है उसको नहीं प्रोटेक्ट कर पाता, अगर आदमी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं हो तो इसमें डेथ भी हो सकती है। ये तो हुई डायरेक्ट जो इफेक्ट होते हैं। जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो सर्दियों में बढ़ जाती हैं, जैसे स्किन कंडीशन होती है, एक्जिमा होती है, या सोरायसिस होती है, या जो होंठ जो है बिल्कुल फट जाते हैं। और उसके अलावा जो ठंडी हवा से भी एक विंड बर्न कहते हैं, कोल्ड बर्न भी हो सकते हैं। लेकिन मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूं तो मैं अब आपको लंग के बारे में बता सकता हूँ कि बताना चाहूंगा कि लंग की जो जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो करीब 200 तरह के वायरसेस होते हैं। हमने देखा कोविड में तबाही हुई, इन्फ्लुएंजा जो जिसको हम फ्लू कहते हैं। तो सर्दियों में जो वायरस होता है वो ज्यादा टाइम तक
मौसम में हाथों में जिंदा रहता है और उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाती है। इस वजह से जो वायरल इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत बढ़ने से जो वायरल इन्फेक्शन, जो आपने कहा देखा होगा कि लोगों को बुखार खांसी और फ्लू हो जाता है और फिर लोग एंटीबायोटिक खाते रहते हैं तो और उसका कोई असर भी नहीं होता। कोविड के दौरान भी हमने देखा कि जब सर्दी होती थी तो कोविड का प्रकोप भी ज्यादा होता था। और कई लोगों को जो ब्रोंकाइटिस आपने कहा, जो ब्रोंकाइटिस होती है वो क्या होती है? ब्रोंकाइटिस होती है एक सांस की नली में सूजन होना। तो जब ठंडी हवा जाती है हमारे सांस सांस की नलियों में, तो वो खुद एक इन्फ्लामेशन करती है। जो निमोनिया होती है, वो निमोनिया आज की तारीख में इन्फेक्शंस की बात करें तो नंबर 1 किलर है इन्फेक्शंस का। तो जो निमोनिया का जो इंसिडेंस होता है और जो उसकी सिवियरिटी होती है वो भी ज्यादा होती है। एस्थमा की बात करें तो 5 से 10% पॉपुलेशन को, इन भारत में ही नहीं जी। सारी दुनिया में एस्थमा होता है। और एक चीज होती है वो उसको कहते हैं कि कोल्ड इंड्यूस्ड एस्थमा। जब ठंडी हवा जाती है, स्पेशली अगर आदमी एक्सरसाइज करेगा, तो ठंडी हवा जब सांस की नलियों में जाती है तो वो एक ट्रिगर की तरह काम करती है। तो एस्थमा की अटैक भी सीवियर होता है। इसके अलावा आंखों की बात करें तो कंजंक्टिवाइटिस होती है। और इसके अलावा स्टमक इन्फेक्शन वायरस की वजह से भी हो सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी करके एक बैक्टीरिया होता है जो कि निमोनिया का सबसे कॉमन कॉज होता है, वो भी बहुत कॉमन होता है। तो ये तो वही हाँ जो जी। बीमारियां होती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ये जी। जानना बहुत जरूरी है। तो हमें इस समय सर्दी का मजा लेना चाहिए। मिठाइयाँ बड़ी अच्छी लगती है, भूख भी अच्छी लगती है, लेकिन अपने आप को बचा के रखना बहुत जरूरी है। जी, ये आपसे स्पेशली जानना चाहेंगे अब डॉक्टर अबरार कि इसके अलावा भी कई और बीमारियां भी होती हैं जो इस मौसम में हावी हो सकती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, जिसे फ्लू भी कहते हैं, और ये वायरस होने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो नाक और गले को जो है प्रभावित करती है। तो इस पर आपका क्या ख्याल है? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। पहले मैं ये आपके साथ शेयर करूँ, आज जो हमारे यहाँ रिकॉर्ड किया गया -7.5 डिग्री टेम्परेचर था श्रीनगर में। इट इज़ टू बैड एंड इट इज़ प्रोजेक्टेड, इस साल एक्सपेक्ट किया जाता है ये -10 तक चला जाएगा। यानी यहाँ का फेमस डल आज पूरा फ्रीज हो चुका है। मॉर्निंग में 10 बजे तक मूवमेंट बहुत कम होती है। तो इसके साथ साथ अगर इस साल हम देखेंगे बारिश या बर्फ बहुत कम पड़ी है, अभी पहली बर्फबारी भी नहीं हुई है कश्मीर में। सो इसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर ने बहुत हालात खराब कर दिए हैं। इसके साथ साथ ये भी मैं बोलूंगा, हमारे यहाँ जो डेली ओपीडी में होता है विंटर में, हमें बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी मिलती है। वो है जो हाइपरटेंसिव पेशेंट या जिनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। यूजुअली हम देखते हैं विंटर की इन 3 महीने में मॉर्निंग के आवर्स में नाश्ते से पहले स्ट्रोक का एक कॉमन यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है। बहुत सारे पेशेंट कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम या हार्ट की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हुआ, जो ऑलरेडी जिनमें कोई प्रॉब्लम डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या ओल्ड एज है, या यंग बच्चे भी है। लेकिन विंटर में हमने देखा कि हमारे ओपीडी में डेली यूजुअली हम मॉर्निंग में या इवनिंग में कोई ना कोई पेशेंट ऐसा दूर से नजदीक से जिसे स्ट्रोक के असरात होते हैं। सो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला पल्मोनरी कॉजेज बहुत ज्यादा है। ये तो इस साल तो हमने ऑलमोस्ट 50 से 60% इंक्रीज देखा है पल्मोनरी केसेस में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। साथ में यहाँ पे पता है यहाँ जब विंटर ज्यादा होता है कि लोगों का एक रुझान रहता है एक ही कमरे में, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो एक ही जगह बैठते हैं। इस वजह से एक ट्रांसमिसिबिलिटी का एक घर में किसी एक मेंबर को इन्फेक्शन होगी, ये इजीली बाकी मेंबर्स में भी स्प्रेड होती है। सो इस साल बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है रेस्पिरेटरी। आई हैव सीन किड्स इन पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, एक फैमिली में इन्फ्लुएंजा था तो मेनिंजाइटिस तक भी चला गया, पेशेंट्स बहुत क्रिटिकल हो गया था। रिसेंटली उसको यहाँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। सो कंडीशंस आर वेरी बैड। ये प्रिवेंटिव मेजर्स डॉक्टर साहब ने भी बोला, अपने आप को बचाना है। ऑफ कोर्स बर्फबारी में एंजॉय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत ज्यादा लेने हैं, खासतौर पे एल्डरली पेशेंट्स और बच्चों में ज्यादा देखा जाता है। जी, तो ऐसे में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब की सवाल आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे में जानना ये चाहेंगे हम कि ठंड के मौसम में इलाज में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है लोगों को, वो आती है अस्पताल नहीं पहुंच पाने की, क्योंकि बर्फबारी और कड़ाके की ठंड में ट्रांसपोर्टेशन भी जो है मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप
घरेलू नुस्खों के जरिए क्या राय देना चाहेंगे आम लोगों को कि वो किस तरीके से अपने आप को बीमारियों से महफूज कर सकते हैं और इन्फेक्शन से दूर रख सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे कि हमको ये फेमस कोट है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस सर्दी के आयाम में प्रिवेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो सिचुएशन ना आए। एक एल्डरली है या जवान है, अपने आप को हाइपोथर्मिया में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। वो इसलिए अपने चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हमने यहाँ पे एडवाइजरी भी आई थी हेल्थ डिपार्टमेंट से, बच्चे और बूढ़े कम से कम 11 बजे तक मॉर्निंग में अननेसेसरी बाहर ना जाए, ताकि कड़ाके की सर्दी से कोई ऐसा एपिसोड ना हो कि जहां हमें ट्रीटमेंट की। यहाँ पेशेंट यहाँ एक रुझान है, एल्डरली पेशेंट्स या डायबिटिक हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते थे, वो भी एडवाइस किया गया कि जब तक माइनस टेम्परेचर प्लस में नहीं चला जाता आफ्टरनून में, वो शिफ्ट कर सकते हैं इवनिंग में। सो सिंस मॉर्निंग में एक एक्सेसिबिलिटी है हॉस्पिटल ऑल ओवर, वी आर फुली प्रिपेयर फॉर दीज सिनेरियोज। लेकिन एट टाइम्स अगर कहीं फार फ्लंग पेशेंट रहता है, उसको हॉस्पिटल तक एक्सेस आते आते बहुत देर हो जाती है। इसमें एक वर्ड यूज करते हैं हम, गोल्डन आवर। इस गोल्डन आवर में अगर किसी को स्ट्रोक भी होता है या इन्फॉक्शन भी, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में, अगर विद इन 1 आवर वो हॉस्पिटल, नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, तो हम लाइफ को सेव भी कर सकते हैं। साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप को गर्म रखना, ऐसी ग़िज़ाएं खाना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लाइक हमारे घरेलू नुस्खे में दालचीनी, अदरक है, जैसे हमारे यहाँ राइज है ऑल ओवर इंडिया, और उसमें हम बहुत सारे काढ़ा पिलाते हैं विंटर में। जैसे हमने इम्यूनिटी एक बूस्टर बनाया है इसमें जब ये कोविड क्राइसिस था। इसी तरह अगर वो हम विंटर की 5-6 इन 2-3 महीनों में एक आम प्रैक्टिस बनाएंगे, मॉर्निंग में जो जड़ी बूटी का कॉमन आयुष काढ़ा बनता है वो बनाएंगे, वो करेंगे। एक्सेप्ट डायबिटीज में और कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर्स में डॉक्टर के पास ही रुजू करना चाहिए। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स में एक्सट्रीम सर्दी में और एक जगह जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन है, वो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को एडवाइस करके अपने आप को वहां पे। बिल्कुल। JC खिलनानी डॉक्टर साहब, आपसे अब जानना चाहेंगे कि सर्दी और बर्फबारी की वजह से मेंटल हेल्थ पर भी इसका क्या असर हो सकता है, क्योंकि ठंड और बर्फबारी के मौसम में लोग अंदर ही रहते हैं, घरों में रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अकेलापन और मानसिक तनाव जो है वो बढ़ सकता है। तो कुछ लोगों को विंटर ब्लूज का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और भी बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं एयर पोल्यूशन में काम करता हूं और दिल्ली और पूरे नॉर्थ इंडिया में इस समय एयर पोल्यूशन बहुत खराब है। तो सर्दियों के टाइम में जब सर्दी होती है तो जो एयर पोल्यूशन एक तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि विंड स्पीड कम होती है। दूसरा, जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो जमीन के सतह पे रहते हैं। तो इसलिए जो सबको मैं सलाह देना चाहूंगा कि सुबह के टाइम पर जब तक धूप ना आए तब तक किसी तरह की एक्सरसाइज करने के लिए बाहर ना निकले। सर्दियों के मौसम में जब फॉग या स्मॉग होती है तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और लोग एयर प्यूरिफायर और मास्क यूज करते हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होता। जो आपने बात करी जो साइकोलॉजिकल की फैक्टर्स की, वो जैसे श्रीनगर है, उसी तरह से जैसे विदेशों में बॉस्टन जैसी जगह है जहाँ 3-3 महीने धूप नहीं दिखाई देती और -20 -30 डिग्री टेम्परेचर रहता है। धूप जो है ना, ये खुदा की नियामत होती है। जब धूप नहीं आती है तो ये वैज्ञानिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है कि डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है उन दिनों। जो आदमी लो फील करने लग जाते हैं, तो जरूरी है कि अपने आप को बिजी रखें। हम कहते हैं कि व्यायाम मत करो बाहर जाके, लेकिन घर के अंदर व्यायाम करना या साइकिलिंग करना या ट्रेडमिल करना या किसी तरह का व्यायाम या योगा प्राणायाम करना, ये बहुत अच्छी बात है। और डाइट के बारे में तो मेरे डॉक्टर साहब ने सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई। अपने आप को वार्म रखना, इनर्स को पहनना और टोपी और मफलर का लिबरल इस्तेमाल करना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी घर में बैठे कुछ भी ना करे। अपने आप को मसरूफ रखना बहुत जरूरी होता है। अगर मसरूफ दिमाग नहीं रहेगा और अगर फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होगी तो जाहिर है कि डिप्रेशन होगा। तो इसलिए दवाइयों पर भरोसा ना करें। और दूसरा ये कि दिन के टाइम पर बहुत ज्यादा ना सोएं। अपनी जो सर्केडियन रिदम है उसको बिल्कुल ठीक रखना चाहिए कि दिन में आदमी अपना काम करे और रात में सोए। कई बार क्या होता है कि बहुत सर्दी की वजह से लोग घर में ही पड़े रहते हैं और कुछ नहीं करते। तो इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखना है और मन, साइकोलॉजी का भी ध्यान रखना चाहिए।
नहीं तो ये डिप्रेशन फिर घर कर जाता है। उसके लिए फिर दवाइयाँ जो होती है वो होती है, लेकिन वो उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। जी। ज्यादातर नेचर पे डिपेंड करना चाहिए। जी, डॉक्टर अब्रा आपसे जानना चाहेंगे कि ठंड के मौसम में हार्ट, डायबिटीज और हड्डियों से जुड़ी परेशानियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आपसे यही जानना चाहेंगे कि ठंड में दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर पर इसका क्या असर हो सकता है, और सर्दी में दिल के दौरे का खतरा क्यों बढ़ जाता है? जी, चूंकि आपको पता है एक लिमिटेशन होती है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर में भी इंसान एक्सरसाइज करता है, एक हार्ट की एक जो अपना एक रेजिस्टेंस होती है, एक लिमिटेशन होती है। चूंकि सर्दी से पेरिफेरल सर्कुलेशन बहुत कम होती है, और अगर इंसान एकदम से कोई वो जो हाई रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में मुब्तला होता है, देयर आर गुड चांसेस, एंड स्पेशली दोज पेशेंट्स हु आर डायबिटिक्स एंड ऑलरेडी जिनको हिस्ट्री है जो किसी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम या दिल के अमराज में मुब्तला है, उनके लिए लाइट, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, लाइट एक्सरसाइज एट होम इज वेरी गुड। लेकिन हार्श एक्सरसाइज में जाना, लाइक जिम जाना और वेट लिफ्टिंग करना, इट इज वेरी बैड एंड इट इज हाई रिस्क। सो लाइट एक्सरसाइज घर में करना, वॉक करना, एक्सरसाइज या योगा के बहुत सारे आसन हैं, अगर वो घर में करेंगे देयर इज नो रिस्क एंड इट इज वेरी गुड फॉर एवरीबॉडी, चाहे बच्चा है, चाहे डायबिटिक है, चाहे कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स है। मैंने पहले भी आपको बोला, विंटर में हम यहाँ कश्मीर में बहुत सारे विटनेस देखते हैं। मॉर्निंग आवर्स में, अर्ली मॉर्निंग में जब इंसान यहाँ जाग जाते हैं, तो वॉशरूम में ही वॉशरूम स्ट्रोक्स, दिस इज अ टर्म वी कोट हियर, वॉशरूम स्ट्रोक। मॉर्निंग में गए, वॉशरूम गए मुंह धोने के लिए, वहां से मुश्किल से फिर वो सर्वाइव कर पाते हैं हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते। ये मॉर्निंग आवर्स का जो बेडरूम से उठना है, वॉशरूम तक जाते जाना, घर में अगर बेडरूम में 20 डिग्री टेम्परेचर है एसी से, हीटिंग से, तो वॉशरूम जाती जाती माइनस में चला जाता है। ये ट्रांजिट जो है हायर टू लोअर है, एक रिस्क फैक्टर बनता है। ये एक बॉडी का एक जो रेजिस्टेंस है, ये उसमें कूप नहीं कर पाती है। सो रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा मॉर्निंग में है। इसी तरह जो पेशेंट ऑलरेडी इसमें जॉइंट ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में, सर्दी की वजह से एक अकड़न सी हो जाती है जॉइंट्स में, मसल्स में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक इशू है विंटर में। बहुत सारे पेशेंट्स, तो वही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हड्डियों को मजबूत रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं सर्दियों में, और किस तरीके से, क्या योग या फिर फिजिकल थेरेपी के जरिए जोड़ों के दर्द या आर्थराइटिस में आराम मिल सकता है? सबसे पहले एडवाइस सबको देखने वालों को, सेल्फ मेडिकेशन, कंपाउंडर से दवा लेके पेन किलर, ये आप अपने आप को बचाइए, अपनी किडनीज को, अपने हार्ट को, अपने म्यादे को बचाइए। वेन एवर देयर इज ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, जॉइंट डिसऑर्डर है, पहले एक डॉक्टर से मशवरा लेके, पहले वो जो अडॉप्ट करते हैं, वो जो एडवाइस करते हैं, उस पर अमल करना है, ठीक है। हर चीज का कोई एक रीजन होता है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, दिस इज बोन रिलेटेड डिजेनरेटिव प्रोसेस, इसमें डॉक्टर खुद ही बोलता है पेशेंट को कैसे एक्सरसाइज करनी है, फर्दर डिजेनरेशन कैसे बचानी है, वो अमल करनी है। ऐसी न्यूट्रिटिव फूड देने जिसमें कैल्शियम रिच हो, जिसमें प्रोटीन हो, वो ऐड करते रहना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट वो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन एक्सेस लाइक अगर किसी एल्डरली पेशेंट में नीज में इन्वॉल्व है, कमर में, उसमें अकॉर्डिंगली वो डॉक्टर भी फिजियोथेरेपी का भी एडवाइस करता है, हीट रिलेटेड स्पॉन्जिंग भी, और बहुत सारे जो नेचुरल हमारी जो घरेलू नुस्खे हैं वो यूज कर पाते हैं। सो सबसे बड़ी एडवाइस, नो मेडिकेशन। अगर डायबिटिक है, मेडिसिन कंटिन्यू रखना है। हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट, दवा कंटिन्यू करनी है, और हर टाइम पे जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है चेकअप करने के लिए, वो देखने, पैरामीटर्स चेक करनी है। और कोई सेल्फ मेडिकेशन, चाहे कोई जुकाम खांसी हो, मेहरबानी करके एंटीबायोटिक का यूज खुद मत कीजिए जब तक आपको डॉक्टर नहीं एडवाइस करे, क्योंकि विंटर में हम देखते हैं ज्यादा वायरल इन्फेक्शन ज्यादा पड़ता है। ये तो डॉक्टर ही डिसाइड कर पाएगा वेदर इट इज वायरल में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। आप देखिए कितना अभी हमारे यहाँ वैली में और ऑल ओवर इंडिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कितनी बढ़ गई है। सो लोगों को चाहिए खुद मेडिसिन खाने में एतराज करिए। हाँ, घरेलू नुस्खे जो हम कोविड में हमने बोला कि अपने आप को मजबूत करने के लिए करने, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, ऐसी फूड लाइक दाल का ज्यादा इस्तेमाल करना, बाकी चीजें ज्यादा ठंडी चीजें, ठंडा पानी, ठंडा एनवायरमेंट, वो सब चीजें अवॉइड करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना, इंटरनली भी एक्सटर्नली। और घर में बैठे बैठे एक्सरसाइज, और जैसे सोशल फैक्टर्स हैं आइसोलेट नहीं करना है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करना, लेकिन मॉर्निंग के हार्श आवर्स और इवनिंग के हार्श आवर्स अवॉइड करना। जी डॉक्टर साहब, जी जिसे खिलनानी जी, आपसे अब जानना चाहेंगे कि ठंड में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी काफ़ी सारे मेजर्स होते हैं और चुनौतीपूर्ण है ठंड के मौसम में शुगर लेवल को कंट्रोल करना। तो ऐसे में आपसे मेरा सवाल ये है कि ब्लड शुगर की निगरानी के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, और सर्दी में क्या इंसुलिन की डोज में कोई बदलाव करना चाहिए पेशेंट्स को? नहीं,
उससे पहले मैं एक, आपने हड्डी और जोड़ों की बात करी तो एक बात कहना चाहूंगा कि जिन इलाकों में धूप बहुत कम आती है और जहाँ सन एक्सपोजर कम होता है वहाँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी इंडिया जी में जी बहुत कॉमन, उससे बहुत सारे बोन्स और बोन्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए विटामिन जो, और दूसरी एक बात इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक वैक्सीनेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि जो न्यू बॉर्न है या जो यंग चिल्ड्रन है और एल्डरली है या जिनको डायबिटीज है या जिनको एस्थमा की, ब्रोंकाइटिस की या हार्ट की प्रॉब्लम्स है, उनको हर साल फ्लू का, इन्फ्लुएंजा इंजेक्शन जरूर लगाना चाहिए। हर 5 साल में निमोनिया का, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इंजेक्शन जरूर लगाना चाहिए। अब प्रश्न बताइए, क्या था प्रश्न आपका? सवाल सॉरी। मेरा ये था डॉक्टर साहब कि शुगर लेवल को कंट्रोल रखना सर्दियों के मौसम में काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, तो ऐसे में ब्लड शुगर की निगरानी के लिए घर में रहकर अगर आप डॉक्टर की सलाह नहीं ले सकते तो किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर कोई पेशेंट इंसुलिन लेता है तो उसके डोज में किस तरीके से बदलाव करे जाने चाहिए? नहीं, देखिए, एक तो इंसुलिन का जो डोज है कभी भी पेशेंट खुद नहीं डिसाइड कर सकता है, ये तो हमें समझना है। दूसरा ये है कि आजकल तो बड़े अच्छे आसान तरीके हैं शुगर को मॉनिटर करने के लिए, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि जो लोग इंसुलिन पे डिपेंडेंट है, जो इंसुलिन रेगुलरली लेते हैं, उनको जो इंसुलिन टेस्ट, कई लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह टेस्ट कर लेते हैं फिर सारा दिन टेस्ट नहीं करते, तो उसको किसी दिन आपने फास्टिंग कर लिया, किसी दिन नाश्ते के 1.5 घंटे बाद कर लिया, किसी दिन प्री लंच कर लिया, किसी दिन प्री डिनर कर लिया और पोस्ट डिनर कर लिया, और ये सब जो है आपको अपने डॉक्टर को ट्रांसमिट करना पड़ेगा व्हाट्सएप के जरिए या मैसेज के जरिए या ईमेल के जरिए या फोन के जरिए। सिर्फ डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि कितना इंसुलिन। हाँ, लेकिन एक बात सही है कि सर्दियों के टाइम में क्योंकि इनएक्टिविटी रहती है, क्योंकि आदमी की मूवमेंट कम हो जाती है, कई लोगों को मिठाइयों का भी शौक होता है, तो उन दिनों शुगर, इस वजह से शुगर के बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। घर बैठे बैठे जब डिप्रेशन होता है तो आदमी खाता भी ज्यादा है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को जरूरी है कि अपना व्यायाम जारी रखें, चाहे घर में ही जारी रखें, और पीरियडिकली टेस्ट करते रहें। इंसुलिन का डोज तो डॉक्टर ही डिसाइड करता है, वो पेशेंट खुद ना, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का बढ़ना खतरनाक इतना नहीं होता जितना ग्लूकोज का कम होना। जी ब्रेन डैमेज हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। जी लेकिन अगर ब्लड शुगर 50-70 कुछ बढ़ भी गया तो उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन कंट्रोल बहुत जरूरी है। इसलिए इंसुलिन का डोज मैं फिर से कहूंगा कि डॉक्टर की सलाह से, लेकिन जी टेस्टिंग बिल्कुल करनी चाहिए अलग अलग समय पे। जी बिल्कुल। डॉक्टर अबरार, आपसे मेरा सवाल ये है कि हाइपोथर्मिया और फ्रोस्ट बाइट जैसी जो परेशानियां हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जरा समझाइए हमारे दर्शकों को कि कैसे इन बीमारियों से बचाव किया जा सकता है सर्दियों के मौसम में, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये बर्फीली ठंड में ही शरीर को हानि पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। डॉक्टर अबरार आप? जी हेलो जी मेरी आवाज आ रही? जी 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 हाइपोथर्मिया के बारे में आपने बोला, हाइपोथर्मिया ये एक ऐसी कंडीशन है, हमारे हर इंसान में एक टेम्परेचर रेगुलेशन होती है। ये देखा गया कि मेडिकल साइंस में अगर 78 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे टेम्परेचर चला गया जिस्म में तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो वो प्रिवेंशन करने के लिए क्या चाहिए इंपॉर्टेंट, वो अपना जो नॉर्मल टेम्परेचर है मेंटेन करने के लिए सबसे पहले प्रिवेंशन में गर्म कपड़े लगाना, वूलन कपड़ों का इस्तेमाल करना। इसी तरह सर पे जैसे डॉक्टर साहब ने टोपी बोली लगाने के लिए और मफलर का यूज, ग्लव्स का यूज, इसी तरह गर्म सॉक्स लगाने के लिए, क्योंकि हमें विंटर में यहाँ पे बहुत ही कॉमन जो प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट या चिलब्लेन रहता है। वो भी प्रिवेंशन यही है, जो हमारी नसें हैं वो सिकट जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन पेरिफ्रीज की तरह कम हो जाती है। इस वजह से बहुत कॉमन कुछ एरियाज में, हमारे यहाँ फार फ्लंग एरियाज में ये गैंग्रीन तक भी चला जाता है अगर इसमें ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली ना पहुंचे। सो ये एडवाइजेबल है अपने जो एक्सपोज पार्ट्स है, हेड है, हाथ हैं, पाँव हैं, गर्म सॉक्स और ग्लव्स और सर पे टोपी, अच्छी सी टोपी और मफलर लगाने की वजह से प्रिवेंशन रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी इनिशियली किसी को चिलब्रेन या फ्रॉस्ट बाइट के इंडिकेशन लाइक पेन इन पेरिफेरल, जहाँ हाथों में पेन है,
पाँव में पेन है, रेडनेस हो गई है, इंक्रीज हो गई है, सेंसेशन या सुन हो गई है, जो हाथ में या पाँव में सुन हो गई है, इस टाइम पे इमीडिएटली अपनी नजदीकी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में आप कांटेक्ट कीजिए, डॉक्टर से दवा मशवरा लेके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अबरार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। डॉक्टर JC खिलनानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।